हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ विराट के दिमाग में कब से एक ही सवाल घूम रहा था। वह मौके की तलाश में था कि वह अपने जहन में उठ रहे सवाल के बारे में मुक्ता से बात कर सके। मुक्ता को होटल 7 से परासर हवेली वापस आने के बाद अब मुक्ता वापस अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है और हवेली में अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तब हमेशा की तरह विराट चाचा उसके साथ साथ उसके एक कदम आगे रहकर चल रहे थे। यह मुक्ता से बात करने का एकदम सही समय था। विराट मुक्ता से कहता है, बेटी जी, अगर अनुमति हो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मुक्ता कहती है, हाँ विराट चाचा, पूछिए। वैसे भी मन में सवालों को नहीं रखना चाहिए। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। तभी विराट कहता है, मुझे यह पूछना है कि सनी बाबा आपसे अकेले मिलने क्यों नहीं आए? वह अपने दोस्तों को आपसे मिलवाने के लिए क्यों लेकर आए थे? मुक्ता बड़े ही सामान्य तरीके से जवाब देती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर एक पल रुक कर कुछ सोच कर कहती है, हाँ वो अपने दोस्तों को साथ लेकर आए थे, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि जिसकी उसकी आज शामत आने वाली थी। कोई आदमी कोई ऐसा था जिसकी वह शामत लाने के लिए आज इकट्ठा आए थे। वह बच गया। वह 3 दोस्त मिलकर उसकी क्लास लगाने वाले थे। विराट को मुक्ता की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, इसलिए वह अपना सवाल और भी स्पष्ट करते हुए पूछता है, आप उनके दोस्तों से क्यों मिली हैं? आप चाहती तो उनके साथ अच्छा वक्त बिता सकती थी। अब दोस्तों को समझने का ज़्यादा वक्त भी नहीं मिल पाया होगा। इस पर मुक्ता जवाब देती है, हम उनके बारे में जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। वह कैसे इंसान है? फिर एक बार रुक कर आगे कहती है, विराट चाचा, अगर किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो आपको शक की वह अहमियत अब आप पर प्रकट नहीं होने देना होगा। और वह सबसे आसान तरीका होता है, उसके दोस्तों को जान लिया जाए, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का बड़ा हिस्सा हमारे दोस्तों के साथ मेल खाता है। इसलिए वही लोग हमारे दोस्त बनते हैं जिनकी आदत और स्वभाव हमारे जैसा हो। यदि किसी व्यक्ति के दोस्त बहुत पुराने हो तो इसका मतलब है कि उसे रिश्ता निभाना आता है। अगर उनके दोस्त बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति में बहुत बड़ी अच्छाइयाँ हैं। अच्छे लोगों के मित्र भी प्राय अच्छे ही होते हैं। इस पर विराट कहता है, बेटी जी, आपकी बातों का मतलब समझना बिल्कुल भी आसान नहीं। इस बात पर मुक्ता मुस्कुराकर कहती है और फिर वह दोनों हवेली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगली सुबह मारवा हाउस में आज मीटिंग का 5वां दिन था। जब अनिका अपने कमरे में से नीचे आती है और उसे प्रीति कहीं दिखाई नहीं देती। मीटिंग पैलेस जाने की जल्दी में अनिका प्रीति का इग्नोर नहीं करती और सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर देखती है प्रीति वहां पहले से ही मौजूद थी। वह एक स्टैंडिंग वाइट बोर्ड के साथ विशो के सामने खड़ी थी और उसे अपने हाथ में एक मार्कर लेकर रखा था। उसकी मदद से वह विशो से बात कर रही थी कि अनिका को देखकर वह गुड मॉर्निंग कहे। अनिका विशो की तरफ देखती है और विशो से कहती है, आज की ट्रीटमेंट के पूरा होने के बाद इन सवालों का जवाब को दोबारा से शुरू करेंगे। इस पर विशो अपने पलकों को झपका देता है। अनिका कहती है, अरे वाह, तुम लोगों की तो बातचीत काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इसके बाद दोनों विशो का नियमित उपचार करने लगते हैं। इसका पूरा करने के बाद अनिका विशो से कहती है, अब तुम थोड़ी देर आराम करो। फिर अनिका प्रीति की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हारा डर चला गया हो तो क्या तुम्हारे जो मुझे सवाल पूछने हैं अब तुम पूछ सकती हो, या मैं जाऊं? वैसे भी आज मैं बहुत जल्दी में हूं। ऐसा कहकर अनिका तेज़ कदमों से बाहर वहां से निकल जाते हुए प्रीति पास में रखी हुई एक फाइल उठाती है और लगभग दौड़ते हुए अनिका के पीछे पीछे चल पड़ती है। फिर वहीं सीक्रेट अंडरग्राउंड के बाहर ही जाते हुए अनिका एक जगह पर रुक जाती है। प्रीति अपने हाथ की फाइल खोलती है और अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये देखिए अनिका दी। जैसे ही वह रिपोर्ट देखती है उसके चेहरे पर आश्चर्य नज़र आता है और जैसे जैसे वह पूरी फाइल को देखते हुए आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी हैरानी और भी बढ़ती जाती है। अनिका कहती है, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? प्रीति कहती है, मैंने आपको बताया था कि मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसे एग्जामिन करवाया और साथ ही कुछ दूसरी जांच भी करवाई। उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। ऐसा कहकर उस फाइल को अनिका की तरफ बढ़ा देती है। एक के बाद एक पेज पलटने के बाद अनिका को भी देखकर हैरानी होती है। फिर वह कुछ पलों के लिए अपने पर स्थिर हो जाती है और गहरी सोच में चली जाती है।
कुछ देर तक जब अनिका कुछ नहीं बोलती, प्रीति अनिका से कहती है, क्या बात है अनिका दी, आप एकदम खामोश क्यों हो गई। प्रीति की बात का जवाब देते हुए अनिका कहती है, यह ब्लड ग्रुप वर्ल्ड का रेयर ब्लड ग्रुप है। पूरे विश्व में इस ब्लड ग्रुप के लोगों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में ही है। विश्व की पुरानी सभी रिपोर्ट्स में और इन रिपोर्ट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि विश्व को इन हालातों के लिए जिम्मेदार उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। प्रीति कहती है, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, ना जाने सौम्या ने विश्व के साथ ऐसा क्या किया है। तभी अनिका कहती है, आखिर यह सौम्या है कौन, और यह उसने इस विश्व को इस तरह अपने साथ कैद करके क्यों रखा था। अब हमारे लिए जल्द से जल्द सौम्या का सच जानना और भी ज़रूरी हो गया है। हो ना हो, कोई बड़ा कनेक्शन ज़रूर है, जिस तरह हमारा उस तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर हम जल्द से जल्द उसकी तरफ नहीं पहुंच पाए तो वह ज़रूर किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट बनाएगी। तभी प्रीति कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द उस राज तक पहुंच जाएंगे। मैं आज ही मीटिंग पैलेस में नहीं जा रही। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विश्व से कोई जानकारी हासिल कर सकूं। अनिका प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है और मुस्कुराकर वहां से आगे बढ़ जाती है। वहीं सुनील भारद्वाज आदित्य पाराशर के कैबिन में आ जाता है। आदित्य के हाथ में पेंट था और उसके सामने एक फाइल थी जिसमें वह अपनी निगाह जमा कर कुछ कर रहा था। सुनील पाराशर के इस तरह सुनील भारद्वाज के अचानक आकर वहां खड़े हो जाने पर वह बिना अपनी नज़रें उठाए सुनील से कहता है, बस सुनील 2 मिनट और फिर चलते हैं मीटिंग में। सुनील दबी हुई आवाज़ में कहता है, नहीं सर, यह बात नहीं है। उसके बाद सुनील भारद्वाज से अपने दोनों हाथ बांध कर वहीं खड़ा हो जाता है। आदित्य अपने पेन को नीचे रखता है और वह सुनील के चेहरे की ओर देखता है। आदित्य सुनील के चेहरे की तरफ देखकर अचंभित रह जाता है, क्योंकि इस वक्त उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। आदित्य हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुई हो और शुरुआत हमारे ही घर से होने वाली हो। क्या हुआ है, बताओ मुझे, इतना घबराए हुए क्यों हो। सुनील जवाब देता है, सर, यह रोहित मारवा के असिस्टेंट चिराग मेहता आए हैं। वह आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। और यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर भी आश्चर्य का नज़ारा आ जाता है। आदित्य कुछ सोचता है, उसके बाद कहता है, इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के और किसी पूर्व योजना के यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है। सुनील कहता है, मैं यह नहीं जानता। मैंने उससे पूछा तो उनका कहना है कि वह सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। आदित्य फिर से गहरी सोच में डूब जाता है और उसके बाद कुछ सोचने समझने के बाद सुनील से कहता है, उनसे इस इंडस्ट्री में कभी कोई रुचि नहीं रखी, फिर भी इस तरह अचानक चले आना क्या मतलब हो सकता है। सुनील अभी भी आदित्य के चेहरे की तरफ देख रहा था। इस सवाल का वह कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर भी कुछ पल रुक कर आदित्य कहता है, सर, टेक्सटाइल का साइज़ कितना भी फैला हो या कितना फैला हुआ है, कितना भी क्यों ना फैला हो, लेकिन फिर भी रोहित मारवा से टक्कर लेने में कोई समझदारी नहीं। चिराग मेहता के बारे में हम सभी जानते हैं। ऊपर से जितना सज्जन पुरुष दिखाई देता है, वह अंदर से उतना ही शैतान है। वह अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बेहद बुरा। उसके ऊपर उनकी यह ताकत अपनी नहीं, बल्कि मिस्टर रोहित मारवा की है। उनके यहाँ आने का मतलब यही समझा जाता है कि रोहित मारवा खुद चलकर आए हैं। यह उनके असिस्टेंट नहीं, बल्कि रोहित मारवा का दायां हाथ है। बुद्धि और हस्ताक्षर मिस्टर रोहित मारवा के चलते हैं, लेकिन हाथ हमेशा इस चिराग मेहता का होता है। यूं ही मिस्टर रोहित मारवा के खास नहीं है। यह अगर हमारी किस्मत उन्हें यहाँ तक खींच ले आई है तो ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। इतना कहकर वह चुप हो जाता है और अपने माथे पर अपना हाथ रख देता है। 2 पल रुक कर दोबारा बोलना शुरू करता है, हम उन्हें मिलने से मना कर सकते हैं, इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं। तूफान सामने से चलकर आया है तो रुक जाओ। झुक जाने में ही समझदारी है, तभी उसे बचा जा सकता है। सिर उठाने पर मतलब जड़ से उखाड़ना होगा। फिर 1 पल रुक कर दोबारा कहता शुरू करता है, एक काम करो, जाकर आज ही मीटिंग की डील कर लो, और जो डील नहीं हो सकी उसे पोस्टपोन कर दो। चिराग मेहता को या मेरे कैबिन में बुलाओ। सुनील भारद्वाज यस कहकर वहाँ से चला जाता है। रोहित मारवा के इस तरह से अचानक कंपनी में पहुँचने से वहाँ के सभी लोगों में हलचल मच गई थी। सभी किसी घटना के होने को लेकर आशंकित हो उठे थे और मन ही मन इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो जो उन सब के लिए आहत हो। कुछ ही मिनट बाद सुनील भारद्वाज चिराग मेहता के लिए आदित्य सर के कैबिन का दरवाज़ा खोलते हैं।
चिराग को देखते ही आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और हेलो चिराग सर कहकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। बदले में चिराग मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करता है। दोनों हाथ मिलाने के बाद आदित्य उसे कुर्सी की ओर अपने हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहता है। चिराग के बैठने के बाद आदित्य कहता है, कैसे हो आप? आपने हमें स्वागत की तैयारी का भी मौका नहीं दिया। आने से पहले एक बार खबर कर दी होती। तभी चिराग कहता है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप इतना सोचते हैं, यह आपका बड़प्पन है। मैं तो मारवा हाउस की कंपनी का सिर्फ एक छोटा सा प्यादा हूँ। आदित्य पराशर से मुस्कुराकर कहता है कि मैं आपकी तारीफ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। आप आए हैं तो मतलब रोहित मारवा का कोई ख़ास संदेश ही लाए होंगे। फिर मैं यह कहूँ कि उनकी कोई संदेश या आदेश लेकर आए होंगे। तभी चिराग कहता है, नहीं 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 पराशर साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ खुद आया हूँ। मैं यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। बड़ा ही छोटा सा मामला है, अगर आप चाहेंगे तो बड़ी ही आसानी से सुलझ जाएगा। आदित्य मन ही मन सोचते हैं कि ना चाहने वाली कौन सी बात है, अगर आप एक बार कहकर तो देखिए। ठीक इसी वक्त मुक्ता भी पराशर कंपनी में पहुंच जाती है। वैसे तो आदित्य के बनाए हुए सभी नियमों का सख्ती से पालन होता था, लेकिन मुक्ता एक अकेली ऐसी थी जिसके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता था। उसे कोई भी कुछ नहीं रोकता टोकता था। मुक्ता बहुत खुद समझदार थी, लेकिन अगर वह कभी चलती हुई मीटिंग के बीच में पराशर आदित्य से मिलना चाहे तो उसे ना कहने वाला कोई नहीं था। आज भी कुछ ऐसे ही घटना घटने वाली थी। मुक्ता अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सुनील के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर मुक्ता अचंभित रह जाती है और कुछ सोचने लगती है। मुक्ता सुनील से कहती है, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आपको कभी डांट नहीं पड़ती, लेकिन आज आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके ऊपर बम गिरा दिया हो। क्या आप हमें बताएंगे कि आपके इस उतरे हुए चेहरे का क्या कारण है? सुनील मुक्ता की तरफ देखता है और उसे अपने मन की सारी दास्तां सुनाता है। सुनील की सारी बातें सुनने के बाद मुक्ता कहती है, ओह बस इतनी सी बात, आप बिना वजह के परेशान हो रहे हो। ऐसा कहकर वह अपने तेज कदमों से आदित्य के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। सुनील जाती हुई मुक्ता की तरफ अपना हाथ आगे करता है और अपने मन की बात को मन में ही बड़बड़ाकर कहता है। वह कहना चाहता था कि मुक्ता जी आप वहाँ मत जाइए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। मुक्ता कैबिन के दरवाजे पर पहुँच जाती है। जैसे ही चिराग मेहता की आवाज़ उसके कान पर पड़ती है, वह वहीं रुक जाती है। वहाँ कैबिन में चिराग आदित्य से कहता है, मैं सस्पेंस नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर एक बड़ा सरप्राइज़ दे रहे हो। आदित्य बिना कुछ कहे हैरानी से चिराग की तरफ देखता रहता है। आदित्य हर मामले में एक बिजनेसमैन की तरह कूटनीति की सहारा ले सकता था, लेकिन अब उसकी बेटी की ही बात थी तो वह केवल दिल से काम लेना चाहता था। चिराग आदित्य के चेहरे के हाव भाव देखकर अपनी बात को आगे बढ़ाता है। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटे के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं। अब आदित्य की आवाज़ थोड़ी सख्त हो जाती है और वह कहता है, यह कैसा सवाल पूछ रहे हो चिराग मेहता कहता है, कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए क्या अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता है। गुलेरिया परिवार से अच्छा परिवार मैं अपने बेटे के लिए कहाँ ढूंढ कर लाएंगे। बिजनेस की बातें की जाए या संस्कारों की, हर मामले में गुलेरिया ख़ानदान के एक मिसाल है। छोटा मुँह और बड़ी बात। खुद आप से मिस्टर रोहित मारवा की पत्नी भी उसी ख़ानदान से हैं। अब चिराग मुस्कुराकर आगे कहता है, अब मेरी बात का मतलब नहीं समझते। लड़की की शादी पहले लड़के को देखकर होती है, उसके बाद ख़ानदान से रिश्ता जुड़ता है। क्या आपने लड़के की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली है? आदित्य कहता है, हाँ, ओमकार एक अच्छा लड़का है, लेकिन इस बात को और अधिक खींचने से अच्छा है कि आप मुझे यह बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। यह सब सुनकर मुक्ता कैबिन के अंदर आ जाती है। ठीक उसी वक्त चिराग कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी बेटी का हाथ गुलेरिया ख़ानदान में नहीं दे सकते। यह कहते हुए चिराग की बात सख्त हो गई। इससे पहले कि वह आगे कोई धमकी देता या फिर आदित्य पराशर, जिनका ये सुनने के बाद खून खोल गया था, वह भड़क उठता है। उससे पहले ही मुक्ता कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर चिराग। चिराग मुक्ता की तरफ देखता है तो उसका खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। मुक्ता उम्र में चिराग से छोटी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास देखकर चिराग कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। इसके बाद मुक्ता आदित्य की कुर्सी के पीछे चली जाती है और अपने दोनों हाथ आदित्य के गले में डालते हुए चिराग की तरफ देखकर कहती है,
आदित्य अपनी बेटी मुक्ता का रिश्ता लेकर मारवा परिवार में जाने वाला है। आपको जहाँ से भी यह जानकारी मिली है वह एकदम गलत है। आदित्य मुक्ता की बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन अपनी बेटी की कभी कोई बात ना उसने काटी थी और ना ही टाली थी। ऐसा करने के पीछे उसका मुक्ता के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि मुक्ता की समझदारी थी। उसके दिए गए सुझाव और लिए गए फैसले हमेशा सही होते थे, इसलिए वह चुपचाप सुनता रहता है कि मुक्ता क्या कह रही थी। मुक्ता आगे कहती है, चिराग जी, अपने मारवा साहब से जाकर कह दीजिए कि उनके प्रिय पत्नी की बहन के लिए उनके साले को छोड़ने की कीमत उसका भाई है। चिराग बड़ी हैरानी से मुक्ता की तरफ देखता है। मुक्ता मुस्कुराकर कहती है, ये सौदेबाजी नहीं, प्रार्थना समझिए। चिराग अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए मुस्कुराता है और कहता है, आप यह सब कैसे जानती हैं? वह मुस्कुराकर जवाब देती है, अपने सिक्योरिटी गार्ड से जाकर थोड़ी सी जांच पड़ताल कीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक उसी वक्त आदित्य मुक्ता से कहता है, आपको किसी से डर कर पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, मुक्ता कहती है, पापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ओम एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उससे अच्छे लोग ज़्यादा वक्त सिंगल नहीं रहते। अनिका गुलेरिया की मुंह बोली बहन प्रीति से प्यार करता है और हम प्यार करने वालों के बीच में बिल्कुल नहीं आ सकते। आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और मुक्ता के चेहरे पर हाथ रख देता है। फिर कहता है, हमें माफ़ कर देना, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तभी चिराग मेहता भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और मुक्ता की तरफ देखकर कहता है, आप छोटी सी उम्र में ही बड़ी बिजनेस वूमेन हैं, आपका सुझाव आगे तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल जिस काम के लिए आया था वह हो गया है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे जाने की ज़रूरत है। आदित्य अपनी जगह से खड़ा होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर चिराग से जाने के लिए परमिशन देता है। चिराग भी अपने दोनों हाथ जोड़कर वहाँ से जाने के बाद आदित्य मुक्ता की ओर कई सारे सवाल करता है। मुक्ता हर सवाल का साफ साफ जवाब देती है। तब आदित्य कहता है, अच्छा, सही समय पर सही बातें पता चल गई, नहीं तो अपनी बेटी को सरप्राइज़ के चक्कर में हम भी एक शौक दे बैठते।